गुड इवनिंग बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? मैं डिम्पल सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आ जाइए। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं आज यहाँ पर यूपी बोर्ड 12th क्लास हिंदी में हमारा जो चैप्टर है, सेकंड लास्ट चैप्टर चल रहा है रामधारी सिंह दिनकर जी का। और आज हम यहाँ पर पार्ट 3 करने वाले हैं, भाग 3। और भाग 3 के रूप में फाइनली मैं इसको आज खत्म करने वाली हूँ। सोच रही हूँ कि पूरा खत्म ही कर देते। अभिनव मनुष्य जो है हमारी कविता चल रही है और इस अभिनव मनुष्य की शायद हमने 2 पंक्तियां 2 पदांश जो है हमने पढ़ लिया है। आगे के जो पदांश है वो और क्वेश्चन आंसर में आज इस क्लास में खत्म कर दूंगी, कल के लिए नहीं बाकी रखूंगी। कल हम शुरू करेंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञे जी की कविता। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी यहाँ पर क्लास। तो तीसरा पदांश आता है यहाँ पर अभिनव मनुष्य। तो अभिनव मनुष्य क्या कर रहा है भाई? खोज खबर कर रहा है। तो कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि जो अभिनव मनुष्य है प्रकृति को पूर्ण रूप से देख चुका है। प्रकृति के आंतरिक भाग में, प्रकृति के बाहरी भाग में, हमारे आसमान में जो अंतरिक्ष है उसको भी देख चुका है। प्रकृति के यानी कि पृथ्वी की कोर तक वो जा चुका है। फिर भी उस मनुष्य की जो अभिलाषा है वो पूरी नहीं होती है, खत्म नहीं होती है। मनुष्य की अभिलाषा है वो और भी ज्यादा है कि मैं और ज्यादा जानूं क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ कवि जो है उनसे आग्रह विनय कर रहे हैं, अनुनय विनय कर रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है कि अब मनुष्य के हाथों में बारिश कब करवानी है ये मनुष्य के हाथ में है। पंछियों की भांति वो ऊपर उड़ सकता है, ये मनुष्य के हाथ में है। पानी के अंदर घर बनाकर रह सकता है, ये मनुष्य के हाथ में है। तो मनुष्य काफी कुछ प्रगति कर चुका है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जो कवि है रामधारी सिंह दिनकर जी वो ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य ने अत्याधुनिक वैज्ञानिक प्रगति तो कर ली है, लेकिन इसका जो ह्रास होगा और उसका भुगतान कौन करेगा। साथ में ये कि जितनी भी प्रगति करी है वो इतनी काफी है, इसके बाहर तक अगर हम जाते हैं फिर भी हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है। उस खिलवाड़ को भी प्रकृति एक बार के लिए स्वीकार कर चुकी है, लेकिन फिर भी मनुष्य की जो अभिलाषाएं है, उत्कंठाएं है, आकांक्षाएं है वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो उन्हीं चीजों को लेकर यहाँ जो रामधारी सिंह दिनकर जी अपने विचार आगे प्रकट कर रहे हैं, जिनको हम पढ़ने वाले हैं कि शीश पर आदेश कर अवधार्य, अवधार्य मतलब रख कर, अवधार्य का मतलब रख कर, प्रकृति के बस तत्व करते मनुज के कार्य। मनुज का मतलब मनुष्य। कि शीश पर आदेश, किसी बड़े अधिकारी का आदेश हो गया है भाई ये कार्य करना है, तो उसके जो आदेश है उसको मनुष्य ने अपने मन मस्तिष्क में ठान लिया, उसको फॉलो करना है और फॉलो करके वह प्रकृति के जो कार्य है बस वही करने में लग जाता है। ठीक है। मानते हैं हुक्मान मानव का महावरुणेश, महावरुणेश कि मानते हैं। वरुणेश का मतलब क्या हो गया? वरुण देवता कौन होते हैं? तो जो वरुण देवता है वो मान रहे हैं, जो मनुष्य है वो मान रहे हैं कि हुक्म मानव, मानव का हुक्म मान रहा है। ठीक है, मानव मानव का हुक्म मान रहा है। और कर्ता शब्द गुण अंबर वाहन संदेश। नव्य, नव्य का मतलब होता है नया। नव्य नर की मुष्टि में विकराल है, सिमरते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल। यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देख कर परमाणु। ये जो मनुष्य है जिसका आसमान के अंदर ऊपर गगन में यानी कि आसमान में जिसका यान जा रहा है, कि मनुष्य अब इतना काबिल हो चुका है कि अब वो आसमान में उड़ने की क्षमता तक काबिल कर चुका है, अपने आप में इतनी काबिलियत है, उस काबिलियत को वो बाहर निकाल चुका है। साथ में जो मनुष्य है वो हुक्म दे रहे हैं और हुक्म के आदेश की पालना कर रहे हैं। जो इंद्र देवता है यानी कि बारिश कब होगी ये भी अब मनुष्य के ऊपर निर्धारित करता है कि मानव बताएगा कि बारिश कब होगी। ठीक है। तो चलिए एक बार इसका हम करते हैं यहाँ पर प्रसंग। संदर्भ हमारा एज यूजुअल रहेगा, जो पहले पैराग्राफ में था वैसा ही रहेगा। कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने अभिनव मनुष्य की असीम शक्तियों का ओजपूर्ण चित्रण किया है। अब ओजपूर्ण चित्रण इसलिए किया है क्योंकि वो मनुष्य को रोकना चाहते हैं। कुल मिला के रामधारी सिंह दिनकर जी मनुष्य को अब कह रहे हैं कि मनुष्य रुक जाओ, अब तुमने जहां तक जो प्रगति की है, जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है वहां तक रुक जाओ। क्योंकि पहले बारिश अपने आप होती थी, हवाएं अपने आप चलती थी, या फिर मतलब अंतरिक्ष में तारे भी दिखाई देते, तो सब कुछ अब हम अंतरिक्ष तक पहुंच चुके हैं, उस चांद के ऊपर जा चुके हैं, सूर्य की मतलब अब तो सूर्ययान भी जा चुका है भाई। तो अब तो हम क्या कल्पना कर सकते हैं कितना आगे बढ़ चुका है। अगर रामधारी सिंह दिनकर जी अभी होते और आज के समय को देखते तो पता नहीं फिर कौन सी कविता लिख डालते। तो हम जो मनुष्य है अपनी अभिलाषाओं के कारण, अपनी इच्छा पूर्ति के कारण, या फिर हम बहुत सारी चीजें जानना चाहते हैं, और जानना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। कभी कभी बच्चों क्या होता है कि हमें कुछ जानने के लिए किसी का नुकसान करना है तो ऐसा ज्ञान हमें लेने की आवश्यकता नहीं है।
किसी के नुकसान, हमारे ज्ञान के लिए किसी चीज का नुकसान हो तो हमारे ज्ञान के लिए पृथ्वी जो है अपनी प्रकृति का नाश कर रही है, हम प्रकृति का नाश कर रहे हैं, उस प्रकृति का नाश हो रहा है, तो हमें ऐसा ज्ञान प्राप्त करने से रुक जाना चाहिए। तो जो ज्ञान हमें जिस समय हासिल होना है वो यथावत मतलब अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो कवि कहता है कि आधुनिक मनुष्य इतना शक्तिशाली है कि उससे भयभीत होकर प्रकृति के सभी तत्व उसके आदर्शों का पालन करते हैं, आदेशों का। प्रकृति के जितने भी तत्व है वो मनुष्य के हुक्म का पालन करते हैं कि मनुष्य जो चाहेगा वह होगा। साथ ही मनुष्य की इच्छा अनुसार सभी कार्य भी करते हैं। वर्तमान समय में जल देवता मनुष्यों की मांगों का पालन करते हैं। जैसे जहां जल की आवश्यकता है वहां जल की उपस्थिति करा देता है। जहां जल का अथाह भंडार है वहां नदियों पर बांध बनाकर सूखे मैदान बनाने में सक्षम है। जहां तक कि उसने जल बरसाने की विधा को इच्छा अनुसार ग्रहण कर लिया है। यानी कि अब ऐसा है कि कहीं मैदान चाहिए, पहाड़ों को काटा जा रहा है, नदियों का रुख बदला जा रहा है। क्या किया जा रहा है? नदियों का रुख बदला जा रहा है। नदी अपना रास्ता छोड़ सकती है क्या? लेकिन देखिए आज मनुष्य में इतनी ताकत है कि नदियों का रुझान जो है वो परिवर्तन किया जा रहा है। तो बहुत सारी बातें हैं जो मनुष्य कर रहे हैं। वर्तमान समय में रेडियो यंत्रों के माध्यम से संदेशों को इच्छित स्थानों तक पहुंचा देता है। इस आधुनिक मनुष्य की मुट्ठी में समस्त दिशाएं प्रतिक्षण समाई जा रही है। आज मनुष्य के इस अथाह समुद्र में ही नहीं बल्कि अपार आकाश में अर्थात वह पक्षी की भांति आकाश में स्वतंत्र विचरण करता है। अभिनव मनुष्य इतना अधिक शक्तिशाली है कि उसके हाथों की अपार शक्ति को देखकर परम शक्तिशाली परमाणु भी भयभीत होकर थरथर कांपने लगता है। काव्य सौंदर्य में आ जाएगा हमारा भाव पक्ष कि कवि ने मनुष्य के द्वारा की गई वैज्ञानिक प्रगति और उन्नति का वर्णन किया है। रस हमारा वीर आ जाएगा और भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, छंद मुक्तक, अलंकार हमारे अनुप्रास, गुण ओज, शब्द शक्ति, लक्षणा अभिधा दोनों, लक्षणा और अभिधा दोनों, ठीक है। नेक्स्ट चलिए चौथा गद्यांश। खोल कर अपना हृदय गिरी सिंधु भू आकाश। ये कहाँ चला गया? खोल कर अपना हृदय, किसने अपना हृदय खोला है? जैसे हमने किन किन के हृदय खोले? भाई हम मनुष्य है ना, तो मनुष्यों ने क्या क्या चीजें देख ली है। गिरी यानी पर्वतों के हृदय को खोल लिया है, सिंधु यानी सागर के हृदय को खोल लिया है, भू यानी धरती के हृदय को खोल लिया है, और आकाश यानी आसमान के हृदय को खोल लिया है। आसमान मतलब अंतरिक्ष, ठीक है। तो भाई इन सब के अंदर तो हम झांक चुके हैं। अब फिर बाकी क्या रहा? हमारे जो आदि मानव थे जिनको पता ही नहीं था पर्वत के अंदर क्या है। भाई पर्वत के अंदर नदियां बहती है, खनिज पदार्थ होते हैं, पता नहीं क्या क्या है, सब कुछ भांप लिया है। सागर के अंदर क्या है? बड़े बड़े पर्वत है, गुफाएं है, जलीय जीव जंतु है, अथवा रत्न सागर है उसके अंदर, तो वो भी देख लिया है। भाई धरती के कोर तक जा चुके हैं, धरती के गर्भ तक जा चुके हैं। अभी रूस ने कितना बड़ा होल बनाया है 12 किलोमीटर का, तो आप सोचिए 12 किलोमीटर कितना बड़ा एरिया होता है। इतने मतलब अब मशीन, अब क्योंकि तापमान इतना बढ़ गया है कि मशीनें काम नहीं कर रही है इसलिए बंद कर दिया, अदरवाइज शायद वो धरती के आर पार चले जाते। ऐसा पॉसिबल था कि वो धरती के आर पार चले जाते, कि भाई रूस में छेद किया जा रहा है धरती में, हो सकता है इंडिया में निकले खुल के, अब वो कहाँ निकलेगा वो पता नहीं, है ना। तो सब कुछ पॉसिबल है। आकाश के अंदर भी जा चुके हैं, ग्रहों की स्थिति का ज्ञान हो चुका है, कौन सा ग्रह किस स्थान पर है, उसके कितने जो सैटेलाइट वो कितने हैं, जो हमारी धरती है वो कौन से स्थान पर है, धरती कैसी दिखाई देती है, चंद्रमा क्या है, चंद्रमा की धरती कैसी, सब कुछ तो जान चुके हैं। बाकी क्या रहा? मार्स तक जा चुके हैं हम, चंद्रमा तक जा चुके हैं, फिर अब बाकी क्या रहा है? नहीं बाकी रहा। दक्षिणी ध्रुव के बारे में पता है, उत्तरी ध्रुव के बारे में पता है, हमको सबके बारे में पता है। फिर तो बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम जान चुके हैं। है सुना जिसको चुके निज गोह्यतम इतिहास, हम जिसको सुना चुके हैं इस गोह्यतम, इस गहरे, इस गहन इतिहास को, हम स्वयं को, निज यानी स्वयं को ये सब ये गहन इतिहास सुना चुके हैं। खुल गए पर्दे रहा अब क्या यहाँ अज्ञे का मतलब होता है अनजान, जो न जाना गया हो, अनजान। जो न जाना गया हो वो अब कहां पर है
है ही नहीं, कुछ भी अज्ञेय तो बचा हुआ ही नहीं है, सब कुछ तो ज्ञेय हो गया है। सारी चीजों से हम विज्ञ हो गए हैं, ज्ञेय हो चुके हैं, हम किसी भी चीज से अनविज्ञ नहीं रहे हैं। किंतु नर को चाहिए नित विघ्न कुछ दुर्जे, नित यानी कि सदैव, विघ्न यानी बाधा, दुर्जय जिस पर विजय प्राप्त नहीं की गई है, जिस पर जीत प्राप्त न की हो, जिस पर जीत प्राप्त, क्या है ये ना बहुत ज्यादा आजकल होने लग गया है, प्राप्त न की हो। दुर्जय यानी कि जिसको जीतना कठिन हो, दुर्जय का मतलब होता है जिसे जीतना कठिन हो। कठिन हो उससे क्या बोलते हैं, दुर्जय। दूर यानी कि कठिन, बहुत मुश्किल होती है, ठीक है, और जय यानी कि जीतना। सोचने को और करने को नया संघर्ष, नव्य जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। उत्कर्ष यानी प्रसिद्धि, यश, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो कवि है वो कहना चाह रहे हैं कि खोलकर अपना हृदय, पर्वत, नदियां, धरती और आकाश, सबने तो सब कुछ बता दिया है ना, सबने तो सब कुछ बता दिया और हमें सुना दिया है, हमने इस इतिहास को जान लिया है। खुल गए पर्दे, अब क्या रहा, अनजान क्या रहा है, सारे पर्दे तो खुल चुके हैं, हम सारी चीजें तो जान चुके हैं, अब हमारे लिए जानने के लिए बाकी क्या रह गया है। लेकिन फिर भी इस मनुष्य को चाहिए हमेशा कुछ कठिन काम, जिसे जीता न गया हो, वैसा वैसा कोई भी ऐसा कठिन काम जो बाधा युक्त होता है, ऐसा कुछ कठिन से कठिन करने की इच्छा, उसको वो काम पूरा करना है। सोचने को और करने को नया संघर्ष, नव्य जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। सोचने के लिए खाली दिमाग बैठा रहता है तो वो सोचता रहता है मैं वहां क्या करूं, मैं ये क्या करूं, मैं वो क्या करूं। तो मनुष्य की जो इच्छा है वो जागृत होती रहती है, कभी मनुष्य की इच्छाएं प्राप्त नहीं होती। हम सोचते हैं मुझे ये मिल जाएगा तो फिर बहुत हो जाएगा, नहीं, वो प्राप्त हो जाएगा उसके बाद दूसरी इच्छा हो जाएगी। मुझे ये मिल जाएगा तो फिर बहुत होगा, लेकिन वो प्राप्त हो जाएगा, मुझे दूसरी इच्छा हो जाएगी, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है, आपको भी रखना है, मुझे भी रखना है कि जो प्राप्त हो जाएगा उसके बाद हमारी दूसरी अभिलाषाएं जागृत हो जाती है। तो हमें उन अभिलाषाओं को थमा कर रखना है, क्योंकि कभी कभी अभिलाषाएं जो है वो नुकसान करने के लिए तैयार हो जाती है। तो प्रसंग है हमारा कि कवि ने प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से अभिनव मनुष्य की प्रकृति पर विजय, उसकी सफलताओं, लगातार प्रगति करते रहने की प्रवृत्ति को उजागर किया है। कवि कहता है कि वर्तमान युग में मनुष्य का ज्ञान, शोधात्मक प्रवृत्ति एवं साहसिक कार्यों के परिणाम स्वरूप पर्वत, सागर, पृथ्वी, आकाश भी हृदय खोलकर अपना सर्वाधिक गोपनीय इतिहास बता चुके हैं। आज प्रकृति के समस्त रहस्यों से पर्दा हट चुका है, अर्थात अब कुछ भी अज्ञात नहीं रह गया है। इसके पश्चात भी अभिनव मनुष्य ऐसी उपलब्धियों को अर्जित करने का इच्छुक है जिन्हें सरलता पूर्वक हासिल करना असंभव प्रतीत होता है, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि मैं इन्हें प्राप्त करूं, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है हमें जो नामुमकिन लगता है ना, असंभव लगता है, पता नहीं कैसे संभव हो जाता है, और फिर संभव हो जाता है ना तो हम उससे ज्यादा कुछ और प्राप्त करने की सोच लेते हैं, नहीं। वह अपने लिए ऐसे दुर्गम और कठिन मार्ग तथा बाधाओं को आमंत्रित करता रहता है जिन पर कठिनाई से ही सही परंतु सफलता प्राप्त की जा सके। वह चिंतन एवं कर्म की दृष्टि से बारंबार नए तौर तरीकों से संघर्ष करने के लिए तत्पर रहता है, तैयार रहता है, तथा नवीन विजय प्राप्त करने के लिए सतत रूप से आगे बढ़ते रहने के लिए इच्छुक रहता है। लगातार उसे आगे बढ़ना है, कुछ कर दिखाना है, कुछ नया करना है, कुछ यूनिक करना है, बस कुछ हर देश कुछ नया करने के लिए, ताकि पूरी सृष्टि का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो जाए। कुछ नया करने के लिए भले हम किसी का नुकसान कर रहे हैं, स्वयं का नुकसान कर रहे हैं, वो ये भी नहीं देखते हैं एक बार के लिए। चलिए करते काव्य सौंदर्य, भाव पक्ष में है। कवि ने अभिनव मनुष्य की महत्वाकांक्षाओं की प्रवृत्ति का यथार्थवादी चित्रण किया है। रस वीर है, भाषा शुद्ध, साहित्यिक खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, छंद मुक्त, और अलंकार हमारे अनुप्रास मानवीकरण, गुण ओज प्रसाद, और शब्द शक्ति हमारी लक्षणा। ओके, आगे चले। पांचवा पद्यांश, अभी एक दो और है, ज्यादा नहीं है, और उसके बाद है हमारे क्वेश्चन आंसर, ठीक है, हो जाएगा चैप्टर आज। फाइनली मैं इसको 3 लेक्चर में मुझे पूरा करना ही था, काफी बड़ा था, आपको भी पता है। पर धरा सुपरीक्षिता विश्लिष्ट स्वाद विहीन, यह पढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन। एक लघु हस्ता मलक यह भूमि मंडल गोल,
मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ जिसके खोल। भाई लेकिन ये जो धरती थी सुपरीक्षिता, जो सभी बहुत सारी परीक्षाओं को दे चुकी थी पहले ही, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी भी पहले आग का गोला थी, करोड़ों वर्षों तक ये ठंडी हुई है, फिर जाके विभक्त हुई है। ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ना आपने, पता नहीं कौन से साहित्यकार थे जिनका सिद्धांत था, उनके अनुसार बेंजाइम्स का नियम या कुछ ऐसा ही था शायद, है ना। तो उन्होंने बताया था कि पृथ्वी के कुछ टुकड़े हुए थे, टुकड़े होने के बाद में वो अलग अलग मतलब पृथ्वी के क्या, जैसे समुद्र था और चारों तरफ पानी था और एक जगह क्या था भाई, गुरुत्वाकर्षण था, इसलिए एक जगह इकट्ठा था। तो पृथ्वी एकदम टुकड़े होकर एकदम बिखरी, और बिखरने के बाद में अलग अलग जो हमारे बोलते हैं उनको महाद्वीप, वो बन गए। महाद्वीप से फिर थोड़े छोटे 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 देश बन गए, है ना। हुआ नहीं होगा, जो भी हुआ है ठीक है, मैंने जो समझा है वो मैं आपको बता रही हूँ, और ये कितना फैक्ट है इसको कोई मत मानिएगा। एक बात बताई है कि शायद ऐसा हुआ होगा, तो उसने कई प्रकार की परीक्षाएं दी है। पृथ्वी परीक्षा देती है, सर्दी गर्मी बरसात को झेलती है, बाढ़ को झेलती है, प्राकृतिक आपदा को झेलती है, भूकंप को झेलती है, ज्वार भाटा निकलता है उसको झेलती है। तो बहुत सारी चीजें तो पृथ्वी तो परीक्षा देती है। तो सुपरीक्षिता, विश्लिष्ट, स्वाद विहीन, कोई उसको किसी प्रकार का कोई स्वाद नहीं है, उसको नहीं लेना है, कोई उसको टेस्ट नहीं लेना है, पृथ्वी के कोई रस नहीं है, या पृथ्वी की कोई इच्छा नहीं है, ठीक है। यह पढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन, कि ये सारी पढ़ी पोथी है, मतलब सारी किताबों को पढ़ लिया है, लेकिन ये नवीन ज्ञान को मतलब नहीं दे सकती। एक लघु हस्ता मलक या भूमि मंडल गोल, एक लघु हस्ता मलक मनुष्य, एक मतलब इस भूमंडल के अंदर छोटा सा एक ग्रह है, पृथ्वी ग्रह, और उसके अंदर निवास करने वाला एक छोटा सा मनुष्य इस पृथ्वी के बारे में जानने के लिए इस पृथ्वी की खोजबीन कर रहा है। ये देखिए, है ना। मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ जिसके खोल, और मनुष्य ने जिसको पूरी तरह से जान लिया है कि पृथ्वी क्या है। कि प्रस्तुत पदांश में मनुष्य के द्वारा पृथ्वी के समस्त रहस्यों को जान लेने का वर्णन किया है। कवि कहता है कि आरंभिक समय से ही मनुष्य की प्रवृत्ति खोजबीन करने की रही है। इसी के फलस्वरूप मनुष्य ने संपूर्ण पृथ्वी का निरीक्षण कर उसका विश्लेषण किया है। अब पृथ्वी पर ऐसा कोई तथ्य मौजूद नहीं है जिससे मनुष्य अवगत न रहा हो। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो वर्तमान समय में अभिनव मनुष्य के लिए पृथ्वी पर आकर्षण हेतु कोई वस्तु या पदार्थ अछूता नहीं है कि उसको लगे कि ये चीज मैंने नहीं देखी। आजकल तो आप लोगों को पता है कि अपने व्लॉग्स या अपने व्यूज बढ़ाने के लिए लोग पता नहीं कैसे कैसे एडवेंचर्स करते हैं, ऐसे एडवेंचर्स जगह पर जाते हैं और वहाँ से वीडियो बनाते हैं और फिर उनके व्यूज़ बहुत ज़्यादा आ जाए, ठीक है, जो भी है यूट्यूब पर या फिर कहीं पर भी इंस्टा आईडी पर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। तो पता नहीं कौन कौन सी जगह पर चले गए हैं जहाँ शायद कोई नहीं गया है। तो वो ये है कि मनुष्य उसके एक मतलब तत्व का या एक भाग का दर्शन करना चाहता है, तो ये उसकी अभिलाषा है। उसने पृथ्वी से संबंधित सभी रहस्यों की जानकारी प्राप्त कर ली। अब मनुष्य के लिए पृथ्वी से संबंधित जानकारी बहुत आसान हो गई है, जैसे हथेली पर रखा गोल मटोल छोटा सा आंवला, ऐसा ही बताया है पृथ्वी को। अतः मनुष्य ने पृथ्वी रूपी पुस्तक के एक पृष्ठ से अवगत होकर ही उसको कंठस्थ याद कर लिया है, पूरे पृष्ठ को याद कर लिया है कि पृथ्वी क्या है। काव्य सौंदर्य देखिए कि भाव पक्ष आता है कि कवि ने मनुष्य के द्वारा पृथ्वी के समस्त रहस्यों को जान लेने का वर्णन किया है। रस हमारा वीर है, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, छंद मुक्त है, अलंकार उपमा रूपक अनुप्रास, और गुण हमारा प्रसाद, शब्द शक्ति, अभिधा और लक्षणा है। काव्य सौंदर्य ऑलमोस्ट हमारा सेम ही रहा है ना। छठा पदांश आता है, काफी बड़ी कविता है, ये भी छोटी छोटी कविताएं नहीं है। यूपी बोर्ड 12th क्लास हिंदी में बहुत बड़ी बड़ी कविताएं दी है, और फिर ये सोचे कि नहीं जल्दी पूरा करवा दे तो कैसे होगा। इस साल क्या हुआ है कि यूपी बोर्ड के एक हफ्ते में 2 ही लेक्चर हुए हैं। पिछले साल यूपी बोर्ड के 4 लेक्चर हुआ करते थे, तो डबल सिलेबस हुआ, 2 से 4 हुआ था तो एकदम अच्छे से पूरा हो गया था। इस बार 2 ही हुए थे, तो वो आधा जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा रह गया, तो उस वजह से थोड़ी दिक्कत हुई है, और कोई बात नहीं है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हो रहा है सिलेबस अपने मुकाम पर ही। किंतु नर प्रज्ञा, प्रज्ञा का मतलब होता है बुद्धि, ठीक है, लेकिन मनुष्य की जो बुद्धि है सदा गतिशील और उद्दाम है, हमेशा गतिशील और प्रयत्नरत।
तैयार रहती है, आगे बढ़ती रहती है। ले नहीं सकती कहीं रुक एक पल विश्राम, अब रुक नहीं सकती है, उसको आराम नहीं करना, अपनी बुद्धि को वो आराम नहीं दे रहा है, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। एक मनुष्य नहीं, यहाँ पर अनेक मनुष्यों की बात है। एक मनुष्य ने एक काम किया, दूसरे ने दूसरा किया, तीसरे ने उसको देख के चौथा किया, पांचवा किया। एक मशीन आई है अगर, तो उस मशीन के बाद तो फिर पता नहीं कौन कौन सी मशीन आई। टेलीविजन बना, टेलीविजन के बाद में पता नहीं कौन कौन से मॉडल के टेलीविजन आ गए। उसके बाद में एलईडी आई, एलसीडी आई, एलसीडी के बाद में एलईडी आया। अब और भी पता नहीं कौन सा और डिजिटलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, मशीनों में भी आपको पता है ऐसी नहीं ऐसी, ऐसी नहीं ऐसी, और ज्यादा आसान, मतलब काम को और ज्यादा आसान और ज्यादा आसान और ज्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए मनुष्य प्रयत्न करता रहता है, अनवरत प्रयत्न करता रहता है। ऐसे ही इस पृथ्वी को जानने के लिए, सृष्टि को जानने के लिए भी वो प्रयत्नशील है, उसको रुकना नहीं है, उसकी बुद्धि को नहीं रुकना है। यह परीक्षित भूमि या पोथी पठित प्राचीन, सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन के। भाई ये जो धरती है, अब इस मनुष्य को कौन सी नई बात सोचने के लिए देगी, अब कौन सा विषय देगी, कौन सा टॉपिक देगी। यह लघु ग्रह भूमि मंडल व्योम या संकीर्ण, चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण। कि यह भूमि लघु ग्रह है, ये कैसा है, लघु ग्रह, एक छोटा सा, और वो व्योम या संकीर्ण, अब उसके लिए जो आसमान था, व्योम यानी आसमान, अब भी वो संकुचित हो गया, छोटा हो गया, क्योंकि वो वहां तक पहुंच चुका है अब। इसलिए पहले यूं था कि भाई चांद कितना दूर है हमें पता ही नहीं था, क्योंकि हम तो कहानियां पढ़ते थे, और आज के तारीख में चांद पर मनुष्य जा चुका है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग सबसे पहले जा चुके हैं, इसलिए अब ये दूरी जो है वो खत्म हो चुकी है। उसके बाद भाई हमारा भारत देश भी जा चुका है अब तो, इसलिए अब ये दूरी जो है हमारे लिए भी बहुत मतलब दूरी जो है अब वो दूरी नहीं रही है, वो दूरी अब खत्म हो चुकी है। ऐसे ही अंतरिक्ष में पता नहीं कौन कौन से कोने में जा चुके, तो जो अंतरिक्ष ऐसा लगता था करोड़ों दूर होगा, पता नहीं कितना दूर होगा, कोई गया नहीं होगा, लेकिन अब तो बोल सकते हैं कि भाई गए थे। अंतरिक्ष स्पेस, और मतलब स्पेस यान वहां जाते हैं, एक तरह का स्पेस सेंटर है वहां पर, आपको पता हो तो चलिए, कवि इस बात पर जोर देना चाहता है कि मनुष्य ने अत्यधिक प्रगति कर ली, उसने संपूर्ण सृष्टि से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर लिया, और आज भी वह अधिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील है, लगातार प्रयत्न करता रहता है। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि दिनकर जी ये कहना चाहते हैं कि मानव की बुद्धि निरंतर तीव्र गति से चलती रहती है, वह एक पल के लिए भी नहीं रुक सकता, उसकी बुद्धि एक क्षण के लिए भी विश्राम नहीं लेती है। मनुष्य ने इस धरती रूपी पुस्तक को भली भांति तरीके से पढ़ लिया है, और यह उसके लिए पुरानी पड़ चुकी है, अर्थात अब इस धरती से संबंधित तथ्यों को जानना शेष नहीं रह गया। इसके बारे में वह सभी चीजों को जान एवं समझ चुका है। अब उसके चिंतन के लिए कोई भी बात नई नहीं रह गई है, और सभी पुरानी पड़ चुकी है। सब कुछ पुराना हो गया है, अब कुछ भी नया नहीं है। मात्र छोटा सा ग्रह बन गया है, यह विस्तृत आकाश अब उसके लिए सिकुड़ गया है और सीमित हो गया है। अब आज का मानव अपनी गतिविधियों के विस्तार के लिए कोई नया क्षेत्र चाहता है, और वह अधिक नवीन और व्यापक संसार चाहता है, जिसके बारे में वह नई नई चीजों को जान सके, और वह नए एवं विस्तृत संसार को खोजने के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। तो मनुष्य की तो इच्छा है बच्चों कभी पूरी होने वाली नहीं है, और हम ही है मनुष्य, कोई दूसरे नहीं है। तो प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने मनुष्य के सतत प्रयत्नशील भाव को उजागर किया है, जिसके द्वारा वह प्रतिदिन नई नई चीजों को जानना चाहता है, नया ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। रस शांत है, भाषा शुद्ध, साहित्य खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, छंद मुक्त, अलंकार रूपक, उपमा एवं अनुप्रास, गुण प्रसाद एवं शब्द शक्ति लक्षणा है। चलिए नेक्स्ट 7th पदांश। यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश। यह मनुज जिसकी शिखा उद्धाम, मनुज कौन है, मानव, कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार। आगार का मतलब क्या होता है बच्चों, भंडार। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञ। कि मनुष्य क्या है, मनुष्य जो है इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का प्रकाश है, उसको बताने का, यानी कि ब्रह्मांड का ज्ञान, सृष्टि का ज्ञान हमें किसने कराया, मनुष्य ने करवाया। कुछ छिपा सकते हैं ना जिससे भूमि आकाश, धरती और आकाश, इससे कुछ नहीं छिपा सकते। ये ऐसे ही रहेंगे, जो मनुष्य है वो इसके बारे में जानकारी लेते रहेंगे। कर रहे जिसको, यह मनुज जिसकी शिखा उद्दाम, जिसकी शिखा यानी कि उसके जो भुजाएं है ना,
वो तैयार रहती है हमेशा कुछ खोज करने के लिए, हमेशा कुछ नया करने के लिए, हमेशा कुछ नया जानने के लिए हमेशा तत्पर रहती है, हमेशा तैयार रहती है। कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम। चराचर का मतलब ये जो चर अचर जगत है, इसको भक्ति युक्त यानी भक्ति भावना से इसको प्रणाम करता है कि मानव सबसे बड़ा व्यक्ति है, इसने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार है, ये सृष्टि मनुष्य से बनी है। अगर मनुष्य नहीं है तो सृष्टि व्यर्थ है, और अगर सृष्टि बनी है तो मनुष्य इसका श्रृंगार है, कि सृष्टि का श्रृंगार करने के लिए मनुष्य का जन्म हुआ है। ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार, ज्ञान विज्ञान और इस प्रकाश का आगार है कि भंडार है। व्योम से पाताल सा सब कुछ है इसे गे का मतलब इसको जानकारी है। मतलब मनुष्य को व्योम यानी कि अंतरिक्ष से लेके और पाताल तक, अंतरिक्ष यानी कि इस आसमान के आगे भी जो भी अंतरिक्ष ब्रह्मांड है उससे लेकर और जमीन के नीचे पाताल तक उसको पूरी जानकारी हो चुकी है सृष्टि के बारे में। तो मनुष्य काफी कुछ जानकार हो गया है। पर न या परिचय मनुष्य का, यह ना उसका श्रेय, लेकिन मनुष्य का केवल यही परिचय नहीं है और केवल उसको यही श्रेय देना काफी नहीं है। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत। श्रेय क्या होगा कि उसने अपनी बुद्धि पर जीत की है और अपनी चेतनता, अपने हृदय के अंदर उस चेतनता को उसने हासिल किया है, जीता है। श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत, यानी कि मानव क्यों, मानव से प्रीत होने, प्रेम होने के कारण ही उसको मनुष्य होने का, महामानव होने का श्रेय दिया गया है। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो, बस वही ज्ञानी, वही विद्वान और मानव भी वही। जो एक दूसरे के बीच का जो भी बाधा है, रुकावटें है एक दूसरे के बीच में, जो भी मुश्किलें हैं, ये एक दूसरे से जो भी आप अनभिज्ञ रहे हो, वो सारी चीजें आप तोड़ लीजिए और आप एक हो जाइए तो आप मनुष्य है, ठीक है, और वही मानव है। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि इस बात पर जोर देना चाहता है कि मानव के ने अत्यधिक प्रगति कर ली है, उसने संपूर्ण सृष्टि से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वह इस सृष्टि का सर्वाधिक ज्ञानवान प्राणी कहा जाएगा। कवि दिनकर कहते हैं कि सत्य है कि मनुष्य सृष्टि की सबसे सुंदर रचना है और यह विज्ञान से पूर्णतः परिचित हो चुका है। आकाश से लेकर पाताल तक कोई शेष रहस्य ऐसा नहीं है जो मनुष्य को पता नहीं हो और जो उसने जान न लिया हो। यह ज्ञान का अनुभव भंडार है। चर और अचर सभी इसको भक्तिपूर्ण प्रणाम करते हैं और यह मनुष्य सृष्टि का श्रृंगार है, ज्ञान और विज्ञान का अद्भुत भंडार है। इतना सब होते हुए भी यह अपना वास्तविक परिचय नहीं दे और न ही इसमें उसकी कोई महानता ही साबित होती है। उसकी महानता तो इसमें है कि वह अपनी बुद्धि की दासता से मुक्त हो और बुद्धि पर उसके हृदय का अधिकार हो। वह बुद्धि के स्थान पर अपने हृदय का प्रयोग अधिक करे। वह असंख्य मानवों के प्रति अपना सच्चा प्रेम रखे। दिनकर जी के अनुसार वही मनुष्य ज्ञानी है, विद्वान है, जो मनुष्य के बीच में बढ़ती हुई दूरी को दूर करे। ठीक है, वास्तव में वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो स्वयं को एकाकी न समझे, अकेला न समझे और बल्कि संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार समझे, वही श्रेष्ठ मनुष्य है। आज मनुष्य ने वैज्ञानिक उन्नति तो बहुत सारी कर ली है, बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है, पर पारस्परिक प्रेम भाव कम होता जा रहा है ना। और आज का यही विषय है, प्रेम भाव। पारस्परिक प्रेम भाव है तो आपसी द्वेष खत्म हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि पारस्परिक प्रेम भाव कम है इसलिए आपसी द्वेष है, जो एक दूसरे की होड़ हो रही है। होड़ जो है वो इस प्रेम भाव को खत्म कर रही है। कवि चाहता है कि मनुष्य की बुद्धि पर उसके हृदय का अधिकार हो जाए। वास्तव में ज्ञानी वही है जो मानव के बीच के अंतर को समाप्त कर दे। ठीक है, वास्तविक मानव की यहाँ पर परिभाषा दी गई है। काव्य सौंदर्य में आ जाएगा भाव पक्ष। प्रस्तुत पद्यांश का मूल भाव यही है कि मानव विलक्षण बुद्धि का स्वामी है और वह नित्य नवीन ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। रस हमारा वीर भी है और शांत भी है। भाषा शुद्ध, साहित्यिक खड़ी बोली, प्रबंधात्मक शैली, मुक्तक छंद है और अनुप्रास में आ गया हमारा रूपक, अलंकार रूपक है। गुण ओज प्रसाद दोनों है, क्योंकि वीर रस आया है तो ओज गुण आएगा और शांत रस आया है तो प्रसाद गुण जरूर आएगा, ध्यान रखना। शक्ति लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति है। सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार। अब यहाँ पर जो कवि है मनुष्य को सचेत कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक। तजकर, तजकर का मतलब छोड़कर, छोड़कर मोह स्मृति के पार हो चुका है सिद्ध तू शिशु अभी अज्ञान।
फूल कांटों की भी तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, तू काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। अब यहाँ सीधा सीधा जो कवि है ना वो कह रहे हैं कि मनुष्य सावधान भाई, तुम तो बिल्कुल छोटे से जीव हो, इस सृष्टि को भले ही जान लिए हो लेकिन छोटे से जीव हो, छोटे से छोटा सा जो जीव है इस सृष्टि को क्या कुछ कर सकता है। ज्ञान प्राप्त करना अलग बात है कि ये जो मोह है, तुम्हें सब कुछ जानने की इच्छा है, इसको छोड़ दीजिए, तुम अब स्मृति के पार चले जाइए। हो चुका सिद्ध, ये सिद्ध हो चुका है और तुम इससे अज्ञान हो कि तुम छोटे से शिशु हो, छोटे से बालक हो, ये सृष्टि बहुत बड़ी है, तुम इसका कुछ नहीं कर सकते हो। फूल कांटों की तुम्हें पहचान नहीं अभी, क्या तुम्हारे लिए सही है क्या तुम्हारे लिए गलत है। फूल कांटे क्या हो गए, सही और गलत, क्या आपके लिए इन फ्यूचर सही है इन फ्यूचर गलत है, यह अभी तुम्हें पहचान नहीं है, क्योंकि तुमने विज्ञान के साथ में प्रकृति के साथ खिलवाड़ तो किया है, विज्ञान के साथ मिलकर प्रकृति के साथ में तुमने खिलवाड़ तो किया है, इसलिए तुम्हें फूल कांटे यानी कि सही और गलत की पहचान अभी नहीं है। खेल सकता तू नहीं अभी हाथ में तलवार, अब तू हाथ में तलवार लेकर खोजबीन करके और तुम हानि पहुंचा कर तुम अब प्रकृति के साथ नहीं खेल सकते हो। तू काट लेगा अंग तीखे, तुम स्वयं अंग यानी कि तुम स्वयं का ही नुकसान कर लोगे। अभी जो प्रकृति दोहन हो रहा है या ग्रीन हाउस गैसेस का जो प्रॉब्लम है या ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रॉब्लम है वो सारा का सारा किसके कारण हो रहा है, मनुष्य के कारण हो रहा है। तो भाई अगर तुम तलवार लेकर चल रहे हो, तुम्हें जानने की इच्छा हो रही है या तुम्हें पूरी सृष्टि को जानना है, तो अगर तुम जान भी गए हो और विज्ञान का तुमने इतना आविष्कार कर लिया है तो उसका प्रतिफल भी तो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। तो हम ही तो भोग रहे हैं, कौन भोग रहा है, हमें ही तो नुकसान हो रहा है, मनुष्य जाति को ही नुकसान होगा, इस धरती को नुकसान नहीं होगा। पृथ्वी को बचाना मतलब सृष्टि को बचाना मतलब मनुष्य को बचाना है। पृथ्वी को बचाना मतलब उस मिट्टी के आवरण को बचाने के मात्र से नहीं है। अंतरिक्ष कहीं नहीं जाएगा, पृथ्वी कहीं नहीं जाएगी, जाएगा तो ये जीवन जाएगा, और जीवन कौन है, मनुष्य का है। ठीक है, प्रस्तुत पदांश में कवि ने विज्ञान के नकारात्मक विनाशकारी परिणामों के प्रति मानव को सचेत करने का प्रयास किया है। कवि दिनकर जी कहते हैं कि विज्ञान के माध्यम से मानव ने प्रकृति के साथ संघर्ष करते हुए अनेक ऐसे नए उपकरणों प्रयोगों को विकसित किया है जिससे वह प्रकृति को नियंत्रित कर सके। प्रकृति को नियंत्रित करने की इच्छा ने जिन नवीन वैज्ञानिक उपकरणों एवं खोजों को जन्म दिया है उनसे वातावरण में विनाश की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है और विज्ञान का दुरुपयोग मानव के कल्याणकारी साधनों के विनाश का कारण बन गया है। यही कारण है कि कवि दिनकर जी अभिनव मानव को सावधान करते हुए कहते हैं कि हे मानव, तू विज्ञान रूपी तीक्ष्ण धार यानी कि तीखी धार वाली जो तलवार से तू खेल रहा है उसको छोड़ दे। ठीक है, यह मानव समुदाय के हित में नहीं है, भलाई करने के लिए नहीं है। यदि विज्ञान तीक्ष्ण तलवार है तो उस मोह को त्याग कर फेंक देना ही उचित है। इस विज्ञान रूपी तलवार पर अभी मनुष्य को नियंत्रण प्राप्त कर लेना चाहिए, करना मुश्किल भी है। और अभी मनुष्य अबोध शिशु की तरह है, मतलब एक अज्ञानी बालक की तरह है, उसे फूल एवं कांटे में अंतर पता नहीं चल रहा है। वह कांटे को फूल समझकर उसकी ओर आकर्षित हो रहा है और अभी वह अबोध है, अज्ञानी है, अभी विज्ञान रूपी तलवार से खेलने में वह सक्षम नहीं है। खेल तो चुका है लेकिन उसको पता नहीं है मुझे कितना करना था। वह इसकी तीक्ष्ण धार से अपने ही अंगों को घायल कर सकता है। उसे अभी इससे सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मानव की तनिक सी असावधानी भी स्वयं उसके लिए ही विनाश का कारण बन सकती है। ठीक है, यह आ जाएगा हमारा भाव पक्ष कि कवि ने विज्ञान के विध्वंसात्मक पक्ष को रेखांकित किया है। स्पष्ट किया है कि विज्ञान एक ऐसी तीक्ष्ण तलवार साबित हो सकती है जो अपने निर्माता को ही घायल कर देती है कि अपनी उंगली हम खुद ही काट लेंगे। हमने विज्ञान का आविष्कार किया है, बहुत सारी मशीनों का आविष्कार किया है, तो उससे निकलने वाला जो धुआं है ये प्रदूषण फैला रहा है, मिट्टी गंदी हो रही है, जल गंदा हो रहा है, हवा गंदी हो रही है, उससे नुकसान किसको, हमें ही है। तो तलवार मतलब ये सारे प्रदूषण। भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, प्रबंधात्मक शैली है, छंद मुक्त है, अलंकार रूपक गुण ओज शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना। ओके, तो फाइनली सब प्रसंग व्याख्या खत्म हो चुकी है, बहुत लंबी चौड़ी थी। और अब हमारे पास मुश्किल से 16 मिनट बचे हैं, नहीं मेरे पास यहाँ पर 19 मिनट बचे हैं, तो मैं इसको अब पूरा कर देती हूँ क्वेश्चन आंसर के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि थे? तो रामधारी सिंह दिनकर जी आधुनिक काल के प्रगतिवादी युग के कवि थे। रामधारी सिंह दिनकर जी कहाँ के रहने वाले थे? तो रामधारी सिंह दिनकर जी सिमरिया मुंगेर बिहार के रहने वाले थे।
रामधारी सिंह दिनकर जी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में 65 वर्ष की आयु में बिहार के बेगूसराय में हुई थी। कहाँ पर हुई थी बच्चों? बेगूसराय में। बिहार में जन्म हुआ था, बिहार में मृत्यु हुई थी। लघु उत्तरीय प्रश्नों में आएंगे कि कविता की रस योजना पर प्रकाश डालिए। कविता में कवि ने उर्वशी द्वारा पुरूरवा को दिए गए अपने परिचय का वर्णन करने के लिए संयोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया है। किसका? संयोग श्रृंगार। क्योंकि पुरूरवा और उर्वशी दोनों आमने सामने थे। अब पुरूरवा बता रहा था कि भाई सामने कोई स्त्री है और उस स्त्री की सुंदरता को देखकर मैं मोहित हो गया हूं और मेरा जो बल है वो पूरी तरह से नष्ट हुआ जा रहा है। तो उर्वशी भी अपने अभिवचन कहती है। वह स्वयं को अलौकिक एवं मनुष्यों की अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति का साधन मानती है और जो काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता का द्योतक है। श्रृंगार रस अगर आता है तो वह नारी वर्णन जरूर आता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर नारी वर्णन आया है तो आप श्रृंगार रस लिखेंगे और श्रृंगार रस आया है तो उसमें नारी वर्णन जरूर आएगा। तो नारी की अनुपस्थिति में श्रृंगार रस कभी नहीं होता है। अगर विरह है तो भी नारी तो है ना, तब वो विरह है तो भी नारी का उल्लेख तो हुआ है ना, किसी किसी प्रेयसी का उल्लेख जरूर होता है। कविता की अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए कि अलंकार किसी कविता के शिल्प एवं भाव पक्ष में चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने कामना वहनी की शिखा में रूपक अलंकार, क्योंकि यहाँ पर देखिए योजक चिन्ह आ गया है, ठीक है। स्वप्नों की प्रतिमा का आलिंगन में मानवीकरण अलंकार और देवालय में देवता नहीं में द वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है, ठीक है। वर्तमान समय में लोगों के जीवन में दोहरेपन की स्थिति किस रूप में दिखाई देती है? कवि कहता है कि वर्तमान समय में लोग पितामह भीष्म, धर्मराज युधिष्ठिर, महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, अशोक, ईसा मसीह आदि महापुरुषों की बातों को केवल सैद्धांतिक रूप में ही अपनाते हैं। व्यवहारिक रूप में सैद्धांतिक और व्यवहारिक क्या होता है, एक चीज और बताना चाहूंगी। सैद्धांतिक यानी कि आपने समझ लिया कि हाँ इन्होंने ये उपदेश दिए है, सिर्फ आपने सीखा, क्या करा है आपने? सीखा है, सीख लिया, लेकिन उसको निभाया नहीं है, आपने आचरण में नहीं लाया है, आप वैसा बनने की कोशिश नहीं कर रहे हो। उन्होंने जो उपदेश दिए हैं उनको आपने सीख लिया है, याद कर लिया है, दूसरों को भी बता रहे हो, लेकिन आप वैसा आचरण नहीं कर रहे हो, उसको बोलते हैं सैद्धांतिक। तो अब सैद्धांतिक तौर पे तो आपने अपना लिया, लेकिन उसे व्यवहारिक रूप में नहीं लाया, यानी कि आपने खुद के आचरण में उन चीजों को नहीं किया। उनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा विभेद है जो उनके जीवन सिद्धांतों में दोहरेपन के रूप में दिखाई देता है। नेक्स्ट चलिए, थोड़ा स्पीड में रहेंगे कि प्रस्तुत कविता के शिल्प सौंदर्य पर प्रकाश डालिए कि प्रस्तुत कविता में कवि ने तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया है। भाषा सहज सरल प्रभावमयी है। काव्यांश की शैली प्रबंधात्मक है। काव्यांश में रूपक उपमा अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग हुआ है और प्रसाद गुण और लक्षण शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 5। दिनकर जी के अनुसार सही मानव का परिचय क्या है? मानव, कौन सा मानव सही होता है? अभी हमने अभिनव मानव के रूप में देखा, तो आप अपने मन से लिख सकते हो। तो ये भी क्वेश्चन बच्चों आते हैं, आपको पता है ना, आपके 10 में से यूपी बोर्ड 12th पढ़ रहे हैं हम, तो यूपी बोर्ड 12th में भी क्वेश्चन आंसर जैसे डायरेक्टली नहीं आएंगे, लेकिन गद्यांश आधारित और पद्यांश आधारित प्रश्न सब्जेक्टिव आते हैं। 5 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से एक आपका आ जाएगा संदर्भ सहित, मतलब संदर्भ आ जाएगा, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या, लेकिन 3 क्वेश्चन जो है आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होते हैं, तो वैसे ही लिए गए। दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय यह है कि मानव आपस में भाईचारा बढ़ाए, आपसी बंधनों को तोड़े और मानव से प्रेम करे, वही सच्चा ज्ञानी विद्वान मानव है। जो मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाए, वही मानव कहलाने का अधिकारी भी होता है। उर्वशी को कहां कहां विद्यमान बताती है स्वयं को? उर्वशी कहती है कि वह सदैव इधर उधर विचरती रहती है। वह देवताओं के रूप में मंदिरों में विद्यमान है, वह मंदिरों में बजने वाले घुंघरुओं में विद्यमान है, वह धरती और आकाश में चारों ओर उठने वाले संगीत के स्वरों में भी विद्यमान है, अर्थात वह पृथ्वी के कण कण में विद्यमान है। अगर एमसीक्यूज में आता है तो आप कण कण लिखिएगा, ठीक है। विस्तीर्ण सिंधु के बीच शून्य एकांत द्वीप या मेरा और पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ कवि प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से उर्वशी के मनोभावों को प्रकट करते हैं और कहते हैं कि संसार रूपी विशाल सागर में वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमती रहती है, किंतु उसके हृदय में शून्यता है, अकेलापन है, वह सबके बीच होकर भी सबसे अकेली है। आगे देखिए, कवि मनुष्य की तुलना अज्ञानी शिशु से क्यों करता है?
कवि मनुष्य के वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रति अत्यधिक मोह व उसके परिणामों के प्रति सचेत न होने के कारण उसे अज्ञानी शिशु कहता है। उसका मानना है कि विज्ञान के आविष्कार फूलों के संग लगे हुए कांटों के समान है, अतः मनुष्य को इनका अनावश्यक उपयोग नहीं करना चाहिए। कवि ने पृथ्वी की साम्यता किसके साथ प्रदर्शित की है? तो कवि ने पृथ्वी की साम्यता यानी समानता हथेली पर रखे गोलाकार छोटे से आंवले से की है। कवि कहता है कि जिस प्रकार मनुष्य हथेली पर रखे आंवले का भली प्रकार अवलोकन कर सकता है, उसी प्रकार उसने पृथ्वी के प्रत्येक तत्व का भी विश्लेषण कर लिया है। मनुष्य की खोज प्रवृत्ति ने उसके समक्ष कौन सी चुनौतियां प्रकट की है? कवि कहता है कि मनुष्य ने अपनी जिज्ञासु का मतलब होता है जानने की इच्छा के कारण संपूर्ण पृथ्वी के रहस्य जान लिया, अतः उसने उसके समक्ष ये चुनौती खड़ी हुई है कि वह किस और अपने कदम बढ़ाए। यह पृथ्वी उसके लिए मात्र एक छोटा सा ग्रह बनकर रह गई है, क्योंकि वो पृथ्वी के बारे में सब कुछ जान चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कवि मनुष्य की असीम शक्तियों का वर्णन किन किन उदाहरणों का उल्लेख करता है? तो कवि मनुष्य की असीम शक्तियों का उदाहरण देने के लिए जल देवता का उदाहरण देते हुए कहता है कि जल देवता मनुष्य की मांगों का पालन करते हुए जहां जल की आवश्यकता है वहां जल की उपस्थिति करा देते हैं। जहां जल का अथाह भंडार है वहां नदियों पर बांध बनाकर सूखे मैदान बनाने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त रेडियो यंत्रों व परमाणु शक्तियों का उपयोग भी उसकी असीम शक्तियों का द्योतक है। कवि के अनुसार विश्व में अभी तक शांति स्थापित क्यों नहीं हो सकी है? तो कवि के अनुसार विश्व की अनेक विभूतियों ने लोगों को अपने उपदेशों के माध्यम से शांति पाठ कराने की बात की है। चाहे वो बुद्ध हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे ईसा मसीह हो, कोई भी हो, सबने कहा है कि भाई शांति रखिए और शांतिपूर्वक रहिए, भाईचारे के साथ रहिए, क्योंकि उनको पता है कि प्रकृति का अगर हम हनन कर रहे हैं, प्रकृति के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं, तो उसका प्रतिफल हमें क्या मिलने वाला, सबको पता है। ठीक है, लेकिन मनुष्य की ईर्ष्या ये आएगा। ठीक है, द्वेष, छल कपट और घृणा रूपी कुप्रवृत्तियों के कारण विश्व में आज तक शांति स्थापित नहीं हो सकी। ठीक है, तो ये इसके कारण है, ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट और घृणा, ये कारण है इसके। हाँ, तो भाई रामधारी सिंह दिनकर का हिंदी साहित्य में योगदान बताना है। तो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने हिंदी साहित्य में ना सिर पर वीर के काम को एक नई ऊंचाई दी है, बल्कि अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का सृजन किया। उन्होंने टैगोर की रचनाओं का बांग्ला से हिंदी में अनुवाद भी किया है। दिनकर का पहला काव्य संग्रह है विजय संदेश, और जो वर्ष 1928 में प्रकाशित हुआ था। दिनकर जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। इन्होंने तद्भव देश शब्दों और मुहावरों, लोकोक्तियों का भी प्रयोग करा है, सहज स्वाभाविक प्रयोग किया है। इनकी शैलियों में विवेचनात्मक, समीक्षात्मक, भावात्मक, सुक्तिपरक शैली प्रमुख रूप से है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आता है बच्चों हमारा, रामधारी सिंह दिनकर जी के काव्य की विशेषता बताइए। तो उनकी काव्य की विशेषता इस प्रकार है, विशेषताएं इस तरह से लिखी गई है, आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो। तो उनके काव्य में राष्ट्रीयता का सुर मुखरित होता है, क्रांति और विद्रोह के स्वर दिखाई देते हैं, प्रगतिशील भावना दिखाई देती है, शोषण के विरुद्ध आवाज आपको सुनाई देती है, भाग्यवाद का विरोध दिखाई देता है कि लोगों को भाग्य के भरोसे नहीं बैठे रहना चाहिए, ओजपूर्ण शैली दिखाई देती है, परिष्कृत भाषा शैली आती है, अलंकार, यहाँ तो आ गए हैं इनका भाव पक्ष। ठीक है, ये यहाँ तक जो है वो है भाव पक्ष की विशेषता है, और उसके बाद यहां से कला पक्ष की विशेषता है। ठीक है, अलंकार व छंद का महत्व, प्रतिस्पर्धी भावना, ये यहाँ पर भी आ गया, थोड़ा इधर उधर हो गया है, और गंभीरता और सौंदर्य, समाज सेवा का संदेश दिया है, विचार एवं भावना का समन्वय स्थापित किया है। तो फाइनली बच्चों हमने आज यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी को पूर्ण रूप से पढ़ लिया। उनकी 3 तरह की कविताएं थी, उर्वशी से लिए गया पुरूरवा और उर्वशी संवाद, उसके बाद हमने अभिनव मानव, जो अभिनव मनुष्य है, वो कविता पढ़ी है। काफी लंबी चौड़ी कविता है, उर्वशी और पुरूरवा तो छोटी कविता है, लेकिन अभिनव मानव काफी बड़ी है, तो उसको पढ़ने में थोड़ा समय लग जाता है। तो कोई बात नहीं, आज फाइनल क्वेश्चन आंसर के साथ में हमने एक क्लास को पूरा कर लिया है। कल हम शुरू कर लेंगे अज्ञे जी को, तो अज्ञे जी का जीवन परिचय और एक कविता देखते हैं, इनको पूरा कर लेंगे। तो हो सकता है शायद अगले हफ्ते लास्ट है ये पूरा हो जाए। तो थैंक यू सो मच बच्चों, फिर मिलती हूँ अगले क्लास में, यानी कि कल फिर मिलती हूँ नए चैप्टर के साथ में।